नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पुनः फिर से और एक महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी शिद्दत से कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी सफलता की गारंटी देता है दोस्तों, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल के एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। हाँ, आपने सही सुना, ये वही सवाल है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो आप अपनी सफलता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट तक देखिए और अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बनाइए। सो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो आपसे पूछा गया दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाले प्रमुख यानी कि रोग आपको बताना है दोस्तों से कौन-सा रोग है, ठीक है? सो प्रमुख रोग है दोस्तों आयोडीन की कमी से वो होता है घेंगा रोग, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और आप सभी को याद दिला दूँ दोस्तों कि इस क्लास में मैं 120 यानी कि 120 नहीं कह सकता मैं 120 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आप एक-एक क्वेश्चन को समझते जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देने का प्रयास कीजिएगा और ये क्लास एक प्रकार से रिवीजन क्लास है, जो कि कल के डेट पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की जो है अनुशासित दैनिक आवश्यकता जो है वयस्क के लिए कितनी होती है? यानी कि मैं ये इस क्वेश्चन को यदि मैं कहूँ दोस्तों एक सरल शब्दों में, तो आपको ये बताना है कि आयोडीन की ऐसी यानी कि आयोडीन की मात्रा बताना है जो एक दैनिक जीवन में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक होता है। सो वो होता है दोस्तों 150 एमजी सॉरी एमसीजी, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है 150 एमसीजी, ठीक है? सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन्स का उत्पादन प्रभावित होता है? सो यदि कार्बोड यानी कि आयोडीन की कमी हो जाए दोस्तों, सो किस यानी कि किस हार्मोन्स का उत्पादन प्रभावित होता है दोस्तों, है ना? सो आपको याद रखना है किसका होता है? वो होता है दोस्तों थायरॉक्सिन का, ठीक है? सो थायरॉक्सिन का यानी कि क्या होता है इसका जो उत्पादन है वो प्रभावित होने लगता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आयोडीन का स्रोत आपको बताना है प्रमुख स्रोत। सो आयोडीन का स्रोत सामान्यतः जो समुद्री फल होते हैं दोस्तों, समुद्री मछलियाँ होती है, फिर समुद्री हम कह सकते हैं कि भोजन वाले जो पदार्थ होते हैं, वो जो है आयोडीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद में आयोडीन की कमी से होने वाले जो रोग आपको बताना है दोस्तों, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण गर्भवती महिला में कौन-सी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, ठीक है? तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों मानसिक विकलांगता और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे बार-बार पूछे गए, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा है कि हम यानी कि हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपको कल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा और मैंने टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ठीक है? सो एक-एक टॉपिक्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा दोस्तों आयोडीन के क्वेश्चन और आयोडीन के क्वेश्चन मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपके बीच में रखा है और यदि आयोडीन के क्वेश्चन आ गया तो आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला टीकाकरण से है दोस्तों और टीकाकरण से पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो है भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? सो ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि ये भारत सरकार के द्वारा 1985 में शुरू किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में टीका का कार्य आपको बताना है दोस्तों कि टीका क्यों दिया जाता है? टीका आपको याद रखना है दोस्तों कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है ना? क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, इसीलिए जो है टीका लगाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला डीपीटी का टीका के बारे में पूछा गया दोस्तों और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि कल की डेट में भी आपको ये देखने को मिले। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के लिए यानी किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे, जो कि डिप्थीरिया, टिटेनस और जो है पुटसिस है, ठीक है? सो ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पुनः फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे बार-बार पूछा गया है। सो हो सकता है कि आपको कल के डेट में ये क्वेश्चन देखने को मिले या फिर क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा बल्कि डीपीटी से ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा डिटेल में आपसे पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा के पूछ सकता है। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पोलियो से हर रोज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आज के डेट कल के डेट पे भी कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रकार से भी तो फिलहाल में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और चांस से क्वेश्चन बहुत ही कम ना के बराबर में अभी पूछे गए हैं। पर हो सकता है दोस्तों कि आगे आने वाले डेट में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। खैर यदि हम बात करें पोलियो वैक्सीन की, तो इसका आविष्कार जो है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक सॉरी माफ़ कीजिएगा, जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया था, ठीक है? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जोनाल्ड सॉल्क के द्वारा किया गया था, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का टीका जो है जीवित कमज़ोर यानी कि जीवित कमज़ोर रूप में होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना अधिक है। सो वो है दोस्तों एमएमआर, और एमएमआर इसीलिए ये क्वेश्चन अधिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एमएमआर से लगातार 1 नहीं बल्कि 2-2 3-3 दिन लगातार इससे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, वो है आयरन से, ठीक है? सो अब हम यहाँ पे आयरन के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों कि शरीर में आयरन की कमी यदि हो, तो उस कंडीशन में कौन-सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एनीमिया होगा, ठीक है? और एनीमिया से आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका कहीं न कहीं अलग हो सकता है ना? और ये पूरे टॉपिक्स है दोस्तों, मैंने बहुत ही डिटेल से बहुत सारे टॉपिक्स में उनको एक्सप्लेन किया है। वो चाहे आयरन की बात करें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पे देखा था, और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने हल किया था, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर यदि हम इन क्वेश्चनों पे देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये होगा एनीमिया, है ना? यानी कि आयरन की यदि कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में एनीमिया यानी कि यहाँ पे रोग उत्पन्न होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए कौन-सा विटामिन्स की आवश्यकता होती है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कल की डेट पे आपको देखने को मिल सकता है। आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए कौन-सा विटामिन आवश्यक होता है दोस्तों? सो वो होता है विटामिन सी, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है, और आप सभी को बता दूँ दोस्तों, ये विटामिन जो है कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है? सो ये याद रखना है, विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है? शायद आपसे पूछ ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी ईज़ी पॉइंट होते हैं, जो कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है? सो इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपको बताना है दोस्तों। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हीमोग्लोबिन है, इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है आयरन, ठीक है? सो क्या है? आयरन है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयरन की कमी जो है दोस्तों, आजकल बच्चों में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है? और ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, आयरन की कमी से जो है बच्चों में किस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है, और वो है दोस्तों यानी कि विकास की कहीं न कहीं बच्चों में कमी होती है, और शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और मानसिक विकास में कहीं न कहीं कमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब छोटे जो बच्चे जो होते हैं, उन्हें आयरन की मात्रा पर्याप्त दिया जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का कौन-सा आयरन, यानी कि भोजन का कौन-सा ऐसा आयरन, यानी कि आयरन है दोस्तों, जो आयरन का अच्छा स्रोत है, ठीक है? सो आपको बताना है दोस्तों कौन-सा तत्व है या कौन-सा है, तो वो है दोस्तों सब्ज़ी, पत्तेदार सब्ज़ियाँ, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में यदि हम देखें दोस्तों आयरन, सो हमें अच्छा आयरन देखने को मिलता है हरेदार, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों से, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों गर्भाशय से, क्योंकि गर्भाशय से भी बीते कुछ दिनों से, या बीते कुछ दिनों में ये नहीं कह सकता हूँ, यानी कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तब से लगातार पूछा ही जा रहा है, और यहाँ तक कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। सो आपसे पूछा गया दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो कि गर्भावस्था की सामान्य अवधि आपसे पूछा गया है, जो कि ये होता है दोस्तों 14 सप्ताह, कितना होता है? सॉरी माफ कीजिएगा, 40 सप्ताह होता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है यानी कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की यदि कमी हो जाए, तो बच्चों में क्या समस्या हमें देखने को मिलती है? सो वो है दोस्तों क्रेटिनिज़्म, है ना? क्या होता है दोस्तों, क्रेटिनिज़्म की समस्या कहीं न कहीं बच्चों में हमें देखने को मिलती है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? आपको बताना है दोस्तों कि जो फॉलिक एसिड है ना, फॉलिक एसिड की यदि कमी हो जाए, तो किस प्रकार की समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ये आपको बताना है दोस्तों, और जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों नर्वल ट्यूब डिफेक्ट्स, है ना? क्या है दोस्तों? नर्वल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद में बीसीजी का टीका आपसे पूछा गया, जो कि बीसीजी का टीका भी अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। सॉरी माफ कीजिएगा, बीसीसी का है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है बीसीसी का जो है, बीसीसी का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। सो ये क्या करता है दोस्तों, यदि हम देखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ये सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने का कार्य करता है बीसीसी, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है दोस्तों मैंने, क्योंकि ये आज के डेट में पूछा गया पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पूछ सकता है आपसे कि बीसीसी के अंतर्गत आने वाली कौन-सी तकनीक शामिल है, कौन सी तकनीक शामिल है? सो उपरोक्त तो सभी होंगे दोस्तों, जिसमें कि सामुदायिक गतिशीलता भी हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद में मास मीडिया और साथ ही साथ इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, और बीसीसी का उपयोग मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र में किया जाता है? सो आपको याद रखना है दोस्तों स्वास्थ्य और पोषण के, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है बीसीसी के 3 मुख्य घटक आपको बताना है। सो ये है दोस्तों सूचना, शिक्षा और संचार, ठीक है? सो ये जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो कि आज के डेट पे जो बीसीसी पूछा गया है, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखने का प्रयास किया, और आप सभी को याद याद दिला दूँ दोस्तों, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है ना, तब से आप देख ही रहे हैं कि
कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों वो यानी कि जो पिछला दिन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन सेम टू सेम जो है वो नेक्स्ट डेट में देखने को मिलते हैं और इसीलिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरा क्लास जो मैंने कवर कवर किया है वो आज के डेट पे कवर यानी कि आज का डेट को देखते हुए कवर किया है, यानी कि आगे आने वाले डेट के लिए क्वेश्चन आपसे आपके लिए तैयार किए गए। सो कहीं न कहीं आपके 70 से 80% जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेंगे, पिछला डेट से देखने को मिलते हैं, क्योंकि टॉपिक्स सेम होते हैं, पूछने का तरीका कहीं न कहीं अलग होता है। तो हर एक टॉपिक से मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके बीच में रखा है और वो भी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कहीं न कहीं आपसे क्वेश्चन सेम जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद में बीसीजी, यदि आपसे पूछे कि बीसीसी के यानी कि बीसीसी के प्रभावी होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? सो बीसीसी के प्रभावी होने के लिए उपरोक्त सभी होना चाहिए, यानी कि स्रोत की विश्वसनीयता होना चाहिए, इसके बाद में संदेश की स्पष्टता होना चाहिए और लक्षित समूह की पहचान होना चाहिए और उपरोक्त सभी, ठीक है? इस प्रकार से उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। इसके बाद में एनीमिया से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आज के डेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं क्वेश्चन सामने रखूँगा, क्वेश्चनों के प्रकार मैं आपके सामने रखूँगा, जो कि एनीमिया से यदि कल क्वेश्चन पूछ ले, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से यानी कि इन 5 क्वेश्चनों में से ही आपको देखने को मिलेगा। पहला आपसे पूछ सकते हैं कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो ये है दोस्तों आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक है? किसके कारण? आयरन की कमी के कारण। एनीमिया का सबसे सामान्य लक्षण आपको बताना है, जो कि आपको देखने को मिलता है थकान और कमजोरी का होना। अब ये डिपेंड ये इस पर करता है दोस्तों कि आपसे ऑप्शन किस प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं। आपके सामने क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन किस प्रकार के ऑप्शन को देख के भी आपको कभी-कभी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसके बाद में एनीमिया की पहचान के लिए कौन-सा परीक्षण किया जाता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। सो वो किया जाता है हीमोब्लास्ट यानी कि ग्लोब्लास्टिक परीक्षण किया जाता है, ठीक है? सो एनीमिया का परीक्षण के लिए आपको ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गर्भवती महिलाओं में एनीमिया से बचने के लिए क्या किया जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हम महिला पर्यवेक्षक के दृष्टि से देखें दोस्तों, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ जो है महिलाओं को दी जाती है इस कंडीशन में, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनीमिया को रोकने का सबसे अच्छा उपाय आपको बताना है दोस्तों। सो एनीमिया को रोकने का सबसे अच्छा उपाय होता है दोस्तों आयरन युक्त आहार का सेवन करना, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है और आप सभी को पुनः फिर से याद दिला दूँ दोस्तों, ये एक प्रकार से आपका रिवीजन क्लास है और मैं थोड़ा-सा इस क्लास को थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करूँगा, इसलिए मैं एक-एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूँगा, क्वेश्चन को आपको बताऊँगा, बस क्वेश्चन को बताने के बाद में अ, आंसर की ओर लेके जाऊँगा आपको, ताकि आपको ये मैं समझा पाऊँ दोस्तों कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और कल के डेट पे ये क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चनों से देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो आपको जो है क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में आंसर को देखना है, ठीक है? जो कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले सेम, तो आपको जो है याद यानी कि क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? सो आप सभी को बता दो दोस्तों, आयुष्मान योजना जो है 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है? अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं आयुष्मान योजना के आ रहे हैं कि आज की डेट पे आयुष्मान से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयुष्मान योजना जो है भारत के अंतर्गत यानी कि भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि की जो व्यवस्था है दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र के स्वास्थ्य के आधार पर बीमा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों आप सभी को पता होगा कितना 5 लाख रुपए है ना, 5 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? सो ये याद रखना है। इसके बाद में आयुष्मान भारत योजना में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कल के डेट पे आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, या फिर आप जो है आगे आने वाली डेट में जो एग्ज़ाम देने वाले हो कहीं न कहीं वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन थोड़ा-सा काफ़ी अच्छा है और कहीं न कहीं यदि हम महिला पर्यवेक्षक में जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है और ये है दोस्तों हेल्थ एंड जो है वेलनेस सेंटर है ना, हेल्थ और वेलनेस सेंटर इसे कहा जाता है आयुष्मान भारत योजना का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, ठीक है? ये याद रखना है। इसके बाद में आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य खासकर जो है कृषि और यानी कि माफ कीजिएगा स्वास्थ्य और सेवाओं और तकनीकी और यानी कि अन्य जो सुविधाएँ हैं उनको सुनिश्चित करना, खासकर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना जो इसका उद्देश्य है, ठीक है? सो ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो बढ़ते हैं दोस्तों और आपसे पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना में जो है सुविधाएँ कौन-सी होती है, ठीक है? सो इसमें सुविधा होती है दोस्तों खासकर स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजना होती है जो कि 5 लाख तक जो है यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों बीमा के तौर पे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमने आयुष्मान योजना से पूरे-पूरे आयुष्मान भारत से पूरे-पूरे क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा दोस्तों और
काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों टीवी, जो कि टीवी से भी आज क्वेश्चन पूछा गया था, और टीवी से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों आपसे कि टीवी यानी कि अभी का जो टीवी है और लेटेंट जो टीवी है, उन दोनों में अंतर पूछा गया था। सो जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि लेटेंट टीवी और सक्रिय टीवी में क्या अंतर है? सेम क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिला था दोस्तों आज के डेट पे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था यानी कि सक्रिय टीवी संक्रामक होता है। क्या होता है दोस्तों? सक्रिय टीवी जो होता है ना, संक्रामक होता है, ठीक है? तो लेटेंट और सक्रिय टीवी, इनमें दोनों में अंतर यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि टीवी का सबसे सामान्य कारण क्या है? क्योंकि क्वेश्चन के टॉपिक्स तो वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, और एक टॉपिक से कम 4-4 5-5 अलग-अलग क्वेश्चन रख रहा हूँ। सो कहीं न कहीं उन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ दोस्तों कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो टीबी का सबसे सामान्य कारण आपको बताना है दोस्तों, जिसका सामान्य कारण होता है बैक्टीरिया, ठीक है? सो ये है बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, टीबी का जो निदान है दोस्तों, करने के लिए कौन-सा परीक्षण किया जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो कि आपसे पूछ सकता है। सो ये है दोस्तों, एक्स-रे के माध्यम से किया जाता है, स्किन टेस्ट किया जाता है, रक्त परीक्षण किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से यदि हम देखें तो सभी ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे दोस्तों, ठीक है? सो इस प्रकार से टीबी का परीक्षण किया जाता है। लेकिन यदि हम बात बात करें दोस्तों लेटेंट टीबी की, सो लेटेंट टीबी के मुख्य लक्षण आपको यहाँ पे पूछा गया है, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे से जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि लेटेंट टीबी का लक्षण क्या है? लेटेंट टीबी का लक्षण ना ही खाँसी है, ना ही बुखार है दोस्तों, और ना ही जो है वज़न का कम होना है, ठीक है? तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, सो इसमें कोई भी लक्षण हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, और आप सभी के लिए एक होमवर्क है दोस्तों, लेटेंट टीबी का आपको लक्षण सर्च करके जाना है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है, और ये आप नोट करके रख लीजिएगा, या फिर अभी तुरंत आप मोबाइल में सर्च कीजिएगा। और सर्च करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, या फिर हम कहीं और सर्च करते हैं, तो हमें सही जानकारी नहीं मिलता है ना? तो इसका सबसे अच्छा जो टूल है दोस्तों आज की स्थिति में, वो है चैट जीपीटी, और मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ जिससे आपका समय बचे और आपको जो चाहिए वो सही मिले, है ना? तो आप चैट जीपीटी में जाके आपको चेक चेक करना है कि लेटेंट टीबी का यानी कि मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है? सो ये आप यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीबी की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है दोस्तों बीसीजी का टीका, ठीक है? और बीसीजी का टीका कैसा टीका हो गया दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक के लिए, जो कि हर बार जो है कहीं न कहीं क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जा रहा है। सो ये टॉप क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना है, और हो सके तो बीसीजी के बारे में भी आप एक बार अच्छा से रिसर्च करके जाइएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों बैक्टीरिया से रिलेटेड, क्योंकि आज की डेट में बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सो आपको बताना है कि ऐसा कौन-सा बैक्टीरिया है जो खाद्य पदार्थों को खराब करता है, ठीक है? यानी कि खाद्य पदार्थों को खराब करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। और सेम क्वेश्चन आपको आज के डेट में देखने को मिलता है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों ई कोलाई, ठीक है? यानी कि ई कोलाई इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगला है दोस्तों, महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यानी कि 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो है मातृत्व लाभ अधिनियम। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, जो कि आज के डेट में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स पे और इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस किया है, ताकि आपको कल ये क्वेश्चन देखने को मिले, और आपके जो नंबर है कहीं न कहीं वो प्लस होके आए। जो आपने सोचा था, जो आपने टेस्ट दिया था, उससे कहीं न कहीं प्लस नंबर देखने को मिले आपको। चलिए हम बात करें दोस्तों मातृत्व लाभ अभियान की, सॉरी अधिनियम की, क्योंकि एक्ट से भी क्वेश्चन आ गए थे ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हुआ था सन 1961 में, यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम की जो शुरुआत है दोस्तों, वो हुआ था सन 1961 में, ठीक है? सो ये याद रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम की, जो कि आज के डेट में भी जो है दहेज से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। सो ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अवैध, यानी कि यदि हम बात करें दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम की, तो इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और दहेज देना कैसा है, निषेध है, ठीक है? सॉरी माफ कीजिएगा, अवैध है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन होगा। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि मैंने इसका कंप्लीट क्लास जो है दहेज प्रथा को लेके, दहेज निषेध अधिनियम को लेके पूरा क्लास थ्योरी वाला क्लास बनाया है, साथ साथ टॉप 20 क्वेश्चन वाला क्लास बनाया है। सो यदि आपके पास में टाइम हो तो वो क्लासेस सब देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल में देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो कि आपको
उस क्लास से पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा और यदि दहेज से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बहुत ही ईज़िली वहाँ से जो है क्वेश्चनों को हल कर पाओगे दोस्तों। इसके बाद में यौन उत्पीड़न से क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से भी क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है दोस्तों। सो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य आपको बताना था दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा कि कार्यस्थलों पर जो महिलाएँ होती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम किस प्रकार की हिंसा को कवर करता है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है और यदि हम बात करें दोस्तों घरेलू हिंसा की, तो घरेलू हिंसा से भी लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आज के डेट पे नहीं बल्कि बीते कुछ 4-5 दिनों से ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन घरेलू हिंसा से पूछा ही जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा-सा अलग प्रकार से आपके सामने रखने का प्रयास किया था कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम कल के डेट पे हो सके तो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है किस प्रकार की हिंसा को कवर करता है दोस्तों? सो ये करता है अ, यानी कि आर्थिक यौन इस यानी कि आर्थिक आर्थिक और यौन हिंसा वाले, मानसिक हिंसा वाले और शारीरिक हिंसा वाले। सो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये तीनों होगा, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछने के बाद में ऑप्शन किस प्रकार से रख रहा है। तो आपको ऑप्शन देखते हुए हल करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन बीते कुछ दिनों से पूछा ही जा रहा है दोस्तों। सो आपको बताना है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? पहले तो आपको याद रखना है 2006 में यह लाया गया था दोस्तों और इसमें जो है आपको बताना है कि लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये यहाँ पे किया गया है दोस्तों। सो वो 18 किया गया है और लड़कों का जो उम्र है दोस्तों वो यहाँ पे कर दिया है 21, ठीक है? सो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों पीओएसएच एक्ट आपको बताना है, ठीक है? सो ये क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है कि यानी कि इसके तहत कौन-सी यानी कि समिति का गठन किया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो पीएसएचओ एक्ट यानी कि अधिनियम के तहत किस समिति का गठन किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों आंतरिक शिकायत समिति का है ना, यानी कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन यहाँ पर जो है इसके तहत किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हुआ है मातृत्व लाभ अधिनियम जो है संशोधन के तहत मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी यहाँ पे रखी गई है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि यदि कोई मातृत्व होता है यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत जो है ये अधिनियम कब आया था? पहले तो याद रखना है 2017 में आया था और इस अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश जो है वो कितने दिन का होता है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई जो महिला है वो मातृत्व का लाभ लेना चाहती है यानी कि माता यानी कि बनने वाली है तो उस कंडीशन में उसको जो अवकाश यानी कि छुट्टी दिया जाता है दोस्तों वो कितने दिन का होता है? तो ये होता है फर्स्ट यानी कि पहला जो बच्चा होता है उस समय पे 26 दिन का जो 26 सप्ताह का यहाँ पर छुट्टी दिया जाता है दोस्तों। लेकिन जो सेकंड जो बच्चा होता है उसमें कहीं न कहीं से कमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और इसके बारे में भी डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है? क्लासेस में। इसका दहेज निषेध अधिनियम सन 1961 में आया था, ये आप सभी को पता है और इसके तहत सज़ा का प्रावधान कितना किया गया है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, वो है कारावास और जुर्माना दोनों है, ठीक है? अब आपको ये कमेंट्स करके बताना है और ये रिसर्च करना है कि इसमें जो है कितना सज़ा का प्रावधान है, ठीक है? और जो पैसे हैं यानी कि कितना जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? और सर्च करके जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम, जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिला जो है किसे शिकायत कर सकती है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो पुलिस को कर सकती है, संरक्षण अधिकारी को कर सकती है और मजिस्ट्रेट को कर सकती है, ठीक है? सो इस प्रकार से जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो महिला जो है पीड़ित महिला है इन तीनों को जो है शिकायत कर सकती है, वो चाहे पुलिस, संरक्षण अधिकारी हो या फिर मजिस्ट्रेट हो, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि महिला आरक्षण विधायक, है ना? महिला आरक्षण विधायक में जो है संसद और विधायक में कितने प्रतिशत का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है? और ये मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट है और जब-जब एग्ज़ाम यानी कि जब-जब शिफ्ट में यानी कि पेपर होगा दोस्तों अलग-अलग और कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन एक ना एक पेपर में तो पूछा ज़रूर जाएगा और सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि ये एक ऐसा आरक्षण है जो कहीं न कहीं महिलाओं को एक बहुत अलग तरीके से दर्शाता है और जो कि पॉलिटिक्स की बात करें या फिर अन्य कहीं भी कोई भी क्षेत्र में जहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान है और जो आप पेपर दे रहे हो ये भी एक ऐसा जो हम कह सकते हैं दोस्तों साधन है या फिर एक ऐसा नौकरी है जहाँ पे आपको कार्य करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों 33 है ना यानी कि 33% जो है
महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है, ठीक है? सो ये याद रखना है और खासकर पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें दोस्तों, सो विधानसभा में ये आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, माता के लिगामेंट का भारी होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज के डेट में सेम टू सेम आपसे पूछा गया था कि यदि कोई माता है, जो मातृत्व है, तो उसका लिगामेंट यदि भारी हो रहा है, तो उसका कारण आपको बताना था। सो वो है दोस्तों गर्भाशय के बढ़ने के कारण जो है उनके लिगामेंट्स में जो है भारीपन यानी भारी होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों, मात्र लिगामेंट में है ना, कि जो मात्र लिगामेंट जो होता है ना दोस्तों, इसमें भारीपन के कारण कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, तो वो होगा दोस्तों पीठ दर्द, है ना? क्या होता है दोस्तों? पीठ दर्द, ठीक है? सो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों, गर्भाशय में लिगामेंट का भारी बढ़ने यानी कि बढ़ने पर किस चीज की सलाह दी जाती है दोस्तों? यदि अब क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है, और मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा है कि मैं एक पॉइंट रखता हूँ और उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं हल कराने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये वो टॉपिक होंगे जो आज के टीट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आज के डेट में मीन्स यानी कि 20 मार्च को, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? यदि आपसे पूछे कि गर्भावस्था में लिगामेंट का भार जो है बढ़ने का कार्य यानी कि बढ़ने पर किस चीज की सलाह दी जाती है, तो वो दिया जाता है दोस्तों भरपूर आराम, है ना? So, भरपूर आराम की सलाह दी जाती है। इसके बाद में लिगामेंट का भारीपन अधिकतर जो है 3 महीने में होता है, यानी कि किस महीने में होता है दोस्तों? तो वो होता है 3 महीने में, ठीक है? तो ये आपको राइट आंसर यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में जो लिगामेंट होता है दोस्तों, लिगामेंट के बढ़ने से कौन-सा अंग प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो है दोस्तों पेट, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछे, यदि आपसे मातृत्व से पूछे और खासकर मातृत्व में भी लिगामेंट से पूछे, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है लैंगिक रूढ़िवादिता, और लैंगिक रूढ़िवादिता से भी आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यदि मैं इसका अर्थ की बात करूँ दोस्तों, तो इसका राइट अर्थ जो होता है लिंग निर्धारित पूर्वग्रह, ठीक है? तो लिंग निर्धारित पूर्वग्रह जो है लैंगिक रूढ़िवादिता का अर्थ है, ठीक है? ये याद रखना है। और लैंगिक रूढ़िवादिता किसके कारण होता है दोस्तों? ये खासकर परंपरा और धारणाओं के कारण होता है, यानी कि समाज में जो प्रथाएँ बनी हैं और लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, और कहीं न कहीं समाज में अलग-अलग धर्म के लोग आते हैं, और या फिर हम परिवार में ही देखें दोस्तों, कहीं न कहीं जो है शिक्षित या अशिक्षित देखा जाता है, या फिर छुआ-छूत जैसी जो समस्याएँ हैं, ये एक रूढ़िवादिता को बहुत ज़्यादा पनपाती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। सो ये है दोस्तों रूढ़िवादिता के कारण, ठीक है? सो ये याद रखना है। इसके बाद में लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलता है? सो ये है दोस्तों रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, और कहीं न कहीं सामाजिक व्यवहार और इत्यादि यदि हम देखें दोस्तों, तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? सो इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं रूढ़िवादिता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ सकते हैं कि जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका खास जो है दोस्तों, खासकर लोगों को शिक्षित करना और इसके प्रति जो है लोगों को जागरूक यदि किया जाए, सो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो है रूढ़िवादिता को कहीं न काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट अगला यदि आपसे पूछे लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण कौन-सी समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है? तो वो होता है दोस्तों कहीं न कहीं भेदभाव, हमें कहीं न कहीं ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो इस प्रकार से मैंने 5 क्वेश्चन रखा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे जवाब देने का प्रयास किया होगा, और ये वो क्वेश्चन है जो कि कल के डेट में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में पर्यावरण संतुलन से आज के डेट में जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके बीच में रखूँगा जो कि वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन-सी क्रिया यानी कौन-सी क्रिया सहायक है? क्या वनों की कटाई है क्या? यानी कि प्रदूषण फैलाना है, क्या वृक्षारोपण करना है? तो यदि हम बात करें दोस्तों पर्यावरण संतुलन बनाने की, है ना? तो बनाने में सहायक होगा दोस्तों वृक्षारोपण, यानी कि जितना अधिक हम वृक्षों को बचाएँगे, या फिर जितना अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे, कहीं न कहीं पर्यावरण शुद्ध होगा, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण है दोस्तों, वो है औद्योगीकरण और वनों का नष्ट होना, और खासकर यदि हम देखें दोस्तों ऑप्शन, अब ये ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन के आधार पर दे सकते हैं कि ऑप्शन कैसे रखे गए हैं वहाँ पे, है ना? सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है औद्योगीकरण। पर्यावरण संतुलन के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है दोस्तों? सो वो किया जाता है नवीन ऊर्जा का, है ना? यानी कि नवीन ऊर्जा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि कल के डेट में या फिर आगे आने वाली डेट में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संतुलन का संरक्षण किसके द्वारा हो रहा है? सो वो हो रहा है दोस्तों जल संरक्षण के द्वारा, है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कौन-सी विधि लाभकारी होती है? तो वो होती है दोस्तों जैव
विविधता का संरक्षण, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से भी लगातार क्वेश्चन जब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों एग्ज़ाम, तब से पूछे ही जा रहे हैं, और आज की डेट पे भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। 1 या 2 क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों कृषि का विकास करना। और आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि जो पंचवर्षीय योजना है, इसका मैंने एक कंप्लीट क्लास बनाया है, सो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जो टॉप 50 क्वेश्चन वाला क्लास है, वो यदि आपके पास में टाइम हो तो देख सकते हैं, या फिर जो पंचवर्षीय योजना का जो कंप्लीट क्लास मैंने अपलोड किया है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? सो जो कि आपको 2 से 3 नंबर पक्का दिलाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है कौन-सी पंचवर्षीय योजना जो है रेलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है? सो आपको बताना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा टफ किया जाए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो रोलिंग प्लान कौन-सा है दोस्तों? वो है पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना को इसलिए मैं बार-बार कहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये 1 नहीं बल्कि 2-2 बार जो है यहाँ से क्वेश्चन स्वयं पूछा गया है। वो चाहे पंचवर्षीय 5 की बात करें, या फिर 6 की बात करें, या फिर 9 की बात करें, 11 की बात करें, 12 की बात करें। ये वो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने क्लास में बहुत ही डिटेल्स और बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंचवर्षीय योजना है। यानी कि जो रोलिंग प्लान होता है, तो रोलिंग प्लान को यानी कौन सी पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना को जाता है रोलिंग प्लान प्लान वो है दोस्तों पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नेक्स्ट अगला है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1950 में, ठीक है? कब किया गया था? 1950 में किया गया था। और आप सभी को और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि कल के डेट पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएँगे, वो आपको कमेंट्स करके बताना है, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। सो ये आप ज़रूर बताइएगा, और मुझे पता तब चलेगा दोस्तों, जब मैं एनालिसिस वाले जो फैक्ट है, एनालिसिस वाले जो टॉपिक्स हैं, वो कलेक्ट करूँगा, तब पता चलेगा। सो आप जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे, सो कहीं न कहीं आपको तो क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों योजना आयोग के द्वारा, है ना? अभी हाल ही में जो पंचवर्षीय योजना का जो निर्धारण है, वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? योजना आयोग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल में जो है यानी कि पहले जो योजनाएँ चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएँ, अभी फिलहाल में समाप्त कर दिया गया है। और अभी क्या किसके अधीन आता है, वो पूरा फैक्ट में डिटेल में समझा दिया है। और यदि आपके पास में टाइम ना हो, तो एक बार पंचवर्षीय योजना के शॉर्ट डिटेल्स आप देख लीजिएगा। और देखने का तरीका वही है, आप चैट जीपीटी में जाइए, क्योंकि यदि आप गूगल पे जाते हो, तो कहीं न कहीं आपको बहुत सारे डेटा देखने को मिलेगा। सो आपको फैक्ट और सही डेटा के लिए आपको चैटजीपीटी में सर्च करना है, और वहाँ से अच्छा से देख लेना है एक बार, ठीक है? जो कि आपको 1 से 2 नंबर पक्का दिलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये भी योजना पूछा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों समावेशी का विकास करना था, ठीक है? नेक्स्ट अगला हम देखते हैं दोस्तों टीकाकरण से, क्योंकि टीकाकरण से भी लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और खासकर गर्भावस्था के दौरान। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे गर्भावस्था में, यानी कि गर्भावस्था के लिए कौन-सा टीका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? सो वो जब माना जाता है टीटीटी का टीका, जिसे टिटेनस टॉक्साइड कहा जाता है, ठीक है? और ये वो चाहे टिटेनस की बात करें, या फिर गर्भवती महिलाओं के टीके की बात करें दोस्तों, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं इतना पक्का गारंटी के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों, कि जो टीकाकरण के जो 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, है। यदि हम बात करें दोस्तों टिटेनस, सेकंड क्वेश्चन, टिटेनस का टीका आमतौर पर कितने सप्ताह में लगाया जाता है? और ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में गर्भावस्था के दौरान फ्लू वैक्सीन का उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों, और जिसका राइट आंसर होगा श्वसन संक्रमण, यानी कि श्वसन संक्रमण से सुरक्षा, है ना? क्या है दोस्तों? श्वसन संक्रमण से सुरक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों गर्भावस्था के दौरान वैक्सीन क्यों दी जाती है? सो ये है दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती जो महिला है होती है, उसको वैक्सीन इसलिए दिया जाता है दोस्तों, ताकि जो है भ्रूण की सुरक्षा हो सके, है ना? भ्रूण की सुरक्षा हो सके, इसीलिए जो है वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है, ठीक है? ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में टीकाकरण के दौरान कौन-सा निष्क्रिय होता है, यानी कि कौन-सा टीका निष्क्रिय होता है? यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि कल के डेट पे ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिले, कि टीकाकरण के दौरान जो है ना, कौन-सा टीका जो है दोस्तों निष्क्रिय होता है और सुरक्षित माना जाता है। तो वो है दोस्तों कौन-सा, जो है इन एन यानी कि इन एक जो है एक्टिवेटेड
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है? सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, इसके बाद में इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, है ना? इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों बाल संरक्षण आयोग से, जो कि बाल संरक्षण आयोग से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि बाल संरक्षण आयोग का, कि पहला आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ था? सो ये हुआ था दोस्तों, आपको सभी को याद रखना है 2005 में, ठीक है? ये याद रखना है। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग का मुख्य उद्देश्य याद रखना है, जो कि बाल अधिकार की सुरक्षा करना है, यानी बाल अधिकारों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यालय होता है, सॉरी कार्यकाल होता है दोस्तों, ये कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों कितने, 3 वर्ष का, है ना? क्या है? 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का समय इनको, यहाँ में यानी कि 3 वर्ष का समय इनका होता है, समय अवधि होता है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों पीओसीएसओ की, तो यह अधिनियम आपसे पूछा गया दोस्तों। अब ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे कहा जाता है पोस्को एक्ट, ठीक है? और ये पूरा एक कंप्लीट क्लास मैंने अपलोड किया है दोस्तों, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से पोस्को एक्ट को समझाने का वहाँ पे प्रयास किया है, ठीक है? सो वो यदि आपके पास में समय हो तो देख सकते हैं, ठीक है? और यदि हम बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो ये खासकर जो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे जो यौन शोषण से शोषण से संबंधित होते हैं, यानी कि यौन शोषण से सुरक्षा के लिए, यानी कि बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के लिए कार्य करता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय जो कि आपसे पूछ सकते हैं, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिल्ली में होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। एनसीपीसीआर का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2005 के तहत, यानी कि बाल संरक्षण अधिनियम के तहत। इसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, एनसीपीआर के जो पहले अध्यक्ष कौन थे? जो कि ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुमारी शैलजा, है ना? सो पहला जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे शैलजा, यानी कि कुमारी शैलजा। इसका मतलब नेक्स्ट अगला दोस्तों, एनसीपीसीआर का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है दोस्तों बच्चों के अधिकार की रक्षा करना। तो ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एनसीपीआर में कितने सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 सदस्य। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इसके बाद में एनसीपीआर का मुख्यालय जो कि आपसे पूछ सकता है, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली में है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों प्रोटीन के कुछ क्वेश्चन, जो कि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको देखने को ही मिल रहे हैं, और शुरू स्टार्ट से ही मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों प्रोटीन और विटामिन सी, यानी कि प्रोटीन्स के क्वेश्चन से आपसे पूछ सकता है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है दोस्तों ऊतकों की मरम्मत करना, ठीक है? यानी कि ऊतक की मरम्मत करना और वृद्धि करना। और प्रोटीन हो गया या फिर विटामिन हो गया, दोनों क्लासेस मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके बनाया है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यदि आपके पास में समय हो तो। तो यदि हम बात करें दोस्तों यानी कि ऊतकों के यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है ऊतकों का निर्माण करना और मरम्मत करना, ठीक है? इसके बाद में विटामिन डी से लगातार इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, और जिसका राइट आंसर होगा रिकेट्स, ठीक है? सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिकेट्स। और विटामिन से खासकर अभी फिलहाल में जो विटामिन से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, वो विटामिन जो है यानी कि बीमारियों से पूछ रहे हैं। और यदि वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों, यानी कि इसके रासायनिक नाम की अगर बात करें दोस्तों, सो वो भी कभी-कभी आपसे पूछ सकता है। और इसका एक बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था दोस्तों, जो कि याद रखने का ट्रिक मैंने वहाँ पे बताया था, और जो कि आज की डेट पे अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं। और इस प्रकार के जो ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको याद करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उनको मैं शॉर्ट रूप में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, सो आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, जो है संतुलित आहार में किस पोषक तत्व की अधिक यानी कि अधिकता होनी चाहिए? ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि संतुलित आहार में किस पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए दोस्तों सभी संतुलित आहार, है ना? यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और विटामिन्स होना चाहिए। और ये वो तत्व होते हैं दोस्तों, जो कि कैसे होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? यानी कि जिनकी अधिक आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कौन-सा विटामिन है दोस्तों वसा में घुलनशील है? अब ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कि कौन-सा है? डी है। अब आपको बता दूँ दोस्तों, ए, डी, ई और के, ये ऐसे विटामिन्स हैं दो दोस्तों, जो कि वसा में घुलनशील। और जल में यदि हम देखें दोस्तों, तो जल में बी और सी 2 विटामिन्स हैं, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग आपको पूछना बताया गया बताना है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों आयरन से, ठीक है? सो ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक बार नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तब से 1-2 बार यहाँ से एक क्वेश्चन छूटा होगा, लेकिन लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो जो आयरन की कमी से होता है दोस्तों, वो होता है एनीमिया, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा एनीमिया, ठीक है? यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है? इसलिए आपको ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन आपको समझना है कि आयरन की कमी से कौन-सी बीमारी यानी कौन-सा रोग होता है? सो एनीमिया होता है।
ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों अच्छा ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो अनुसूचित जाति यानी कि जो अनुसूचित जाति हम कह सकते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी वर्ग के अंतर्गत आता है। कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे कोई ऐसे छात्र है और वो यदि विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो उसे कितने प्रतिशत का छूट यानी कि वित्तीय छूट मिलता है? ये आपसे पूछा गया दोस्तों और ये क्वेश्चन आज के डेट पे सेम टू सेम पूछा गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे 100% यहाँ पर छूट देने की जो है देने का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। ठीक है? तो ये याद रखना है और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के जो कोई छात्र है और वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए सहायता माँग रहा है, तो किस अधिनियम के तहत उसे सहायता दिया जाता है? तो वो दिया जाता है दोस्तों एससी-एसटी एक्ट के तहत। ठीक है? इसके बाद में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मदद दी जाने वाली योजना का नाम आपसे पूछ सकता है, जो कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। ठीक है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कल के डेट पे ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या है? नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस योजना के तहत एक छात्र को कितने वर्ष की छूट दी जाती है? सो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है 5 वर्ष तक का। ठीक है? इसके बाद में इस योजना में कितने सीट प्रतिवर्ष होते हैं दोस्तों? सो वो होते हैं कितने 100 सीट। ठीक है? सो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा दोस्तों जो है अनुसूचित जनजाति के यानी कि एसटी वर्ग के जो कि आज के डेट पे पूछा गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखा है मैंने, जो कि कल आपसे पूछ सकता है। यदि इस टॉपिक से पूछता है तो इन्हीं में से टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे और विशेष अब देखते हैं हम दोस्तों हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों का, है ना? सो यानी कि हम कह सकते हैं विकलांगता के ऐसे क्वेश्चन। तो क्योंकि आज के डेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और एक नहीं बल्कि दोनों शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। सो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों विकलांगता यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों से वो है दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए कौन-सा अधिनियम यहाँ पर बनाया गया है? सो वो आपको बताना है दोस्तों। सो वो बनाया गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट 2000 सॉरी पीडब्ल्यूडी एक्ट 2000 सॉरी माफ कीजिएगा 1995 है ना? और 2000 मेरे दिमाग में इसीलिए आ रहा था दोस्तों कि इसका जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ है वो आपको सर्च करके जाना है क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है और हो सके तो अभी सर्च कर लीजिएगा जो कि आपसे पूछ सकता है क्योंकि हम एक्ट पढ़ रहे हैं और लगातार विशेष आवश्यकता वाले बालकों से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये जो पुराना जो है दोस्तों जब इसकी अधिनियम आया था, ये किस अधिनियम के तहत आया था? तो ये आया था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सो वो कहलाता है दोस्तों समावेशन शिक्षा यानी कि सभी के साथ में इनको शिक्षा का अवसर दिया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा में सहायक बनाने के लिए कौन-सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? सो वो होती है दोस्तों कौन-सा? प्रोत्साहन। कौन-सा होता है? प्रोत्साहन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन-सा उपकरण सहायक होता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये है दोस्तों हेयरिंग एड, ठीक है? सो हेयरिंग एड। अब ये आप सभी को पुनः फिर से बता दूँ दोस्तों कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शनों पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार से आपके सामने रखा है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं? सो वो होते हैं दोस्तों यानी कि ये होता है सहानुभूति का, ठीक है? यानी कि सहानुभूति के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनके जो है उनका देखभाल हम कहीं न कहीं काफ़ी हद तक अच्छा से कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों विटामिन्स और प्रोटीन्स के क्वेश्चन जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे और ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यानी कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों के प्रकार होंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों और स्टार्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 120 प्लस मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा, ठीक है? जो कि 100 कंप्लीट कर लिया अब हम हमारे पास में बचे 20 क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इस प्रकार से मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया है, ठीक है? सो यदि आपसे पूछे दोस्तों प्रोटीन का मुख्य कार्य जो कि आपसे पूछा जा चुका है, ये क्या कहता है कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करने में सहायक होता है। और इसके बाद में विटामिन्स यानी कि वसा में यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों बीसी, ठीक है? बीसी वसा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग होता है दोस्तों? क्वार्सियो का रोग होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? इसका भी रोग होता है, ठीक है? ये याद रखना है। इसके बाद में प्रोटीन की संरचना में कौन से तत्व शामिल होते हैं? सो प्रोटीन की संरचना में खासकर कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 4 ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों जो प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों और हो सकता है कि आगे जाके पूछ सकता है, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं।
और यदि आपसे पूछे दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन की संरचना में कौन से तत्व शामिल होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोग और एनीमिया से, जो कि एनीमिया से आज के सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और इससे पहले जो एग्जाम हुआ दोस्तों 2-3 डेट में कहीं न कहीं लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया था। ठीक है? जो कि आपसे पूछा गया एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है दोस्तों? सो ये होता है आयरन की कमी से। गर्भावस्था में एनीमिया के कारण होने वाले लक्षण आपको बताने हैं दोस्तों कि इसके एनीमिया के कारण कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। सो ये दिखाई देते हैं दोस्तों एनीमिया के लक्षण थकान, ठीक है? और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर आपको बताना है जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 से 16 जीडीएल, ठीक है? सो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है? इसके बाद में आयरन से पुनः फिर से क्वेश्चन पूछा गया, आयरन की कमी से एनीमिया को क्या कहा जाता है? यदि आयरन हो गया, आयरन की कमी हो गया, तो आयरन की कमी से एनीमिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों एनीमिया के उपचार में कौन-सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? सो वो होता है दोस्तों कौन-सा आयरन, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दहेज से क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दहेज और बाल श्रम से आज भी क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में और अ, आज नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि बीते 4-5 दिनों से लगातार क्वेश्चन यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सो क्वेश्चन है दोस्तों दहेज अधिनियम यानी कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? ये आपसे पूछ सकता है जो कि सन 1961 में ये लागू किया जाता है और दहेज अधिनियम यानी कि निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेना और दहेज देना, है ना? ये जो है अधिकतम यानी कि इसके लिए अधिकतम सज़ा का प्रावधान कितना किया गया है? सो ये किया गया दोस्तों 5 वर्ष और आपको मैंने सर्च करने को बोला था कि कितने यानी कि कितने कितने समय के लिए सज़ा का प्रावधान है और क्या जुर्माना है, कितने रुपए का जुर्माना है, ये भी आपको दोनों दोनों सर्च करके जाना है, ठीक है? जो कि आपसे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में यानी कि इस प्रकार से आपसे पूछा ही गया है। इसके बाद में दहेज प्रथा से संबंधित मामलों की रिपोर्ट के लिए कौन-सा धारा यहाँ पर लागू किया जाता है? और ये किया जाता है दोस्तों 498 और आप सभी को पुनः फिर से याद दिला दूँ दोस्तों कि दहेज प्रथा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को भी बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, जो कि आप जो है इस चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है? जो कि वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो। इसके बाद में नेक्स्ट अगला दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए किस अधिकारी के पास में जाएगा? तो वो जाएगा पुलिस अधिकारी के पास में। इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोई भी यानी कि कोई भी व्यक्ति के पास वो जा सकता है, वो चाहे पुलिस अधिकारी हो या फिर हम कह सकते हैं कोई यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि कोई एक ऐसा अधिकारी हो जो उसका देख-रेख करता हो या फिर यानी कि इस प्रकार के जो मामलों को देखता है, तो उस यानी कि कोई भी व्यक्ति के पास में ये जा सकते हैं, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी कि कोई भी व्यक्ति के पास में शिकायत दर्ज कराने के लिए जा सकते हैं, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दहेज निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर न्यूनतम कितने यानी कि न्यूनतम कितना सज़ा है दोस्तों? वो है 3 वर्ष का, ठीक है? सो कितना है दोस्तों 3 वर्ष का। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था, उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने और देने पर कितने वर्ष का सज़ा है दोस्तों? 5 वर्ष का सज़ा है। जबकि आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा ना दहेज निषेध अधिनियम का यदि कोई उल्लंघन करता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। यदि कोई लेता है, देता है उसमें शामिल है, तो उसको कितने 5 वर्ष का सज़ा है। लेकिन यदि कोई निषिद्ध अधिनियम का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है दोस्तों। इसके बाद बाल श्रम से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। सो इसके भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों जो कि आपसे पूछा जा सकता है बाल श्रम निषेध अधिनियम यानी बाल श्रम निषेध अधिनियम यानी कि विनियम अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? तो ये लागू किया था 1986 में, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत कार्यालय यानी कि कार्य करने की न्यूनतम आयु जो है दोस्तों ये सभी को बताऊँगा जो कि 14 वर्ष है और जो खासकर खतरनाक जो जगह होती है दोस्तों जो कारखाने होते हैं, ऐसे जगहों पर या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों जो मौत वाले जो कुएँ होते हैं या फिर इस प्रकार के जो कार्य होते हैं दोस्तों जो खतरनाक होते हैं, उनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करना वर्जित माना जाता है। और इसके लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम यहाँ पर लाया गया दोस्तों जो कि 1986 में आया था और बाल निषेध अधिनियम का संशोधन कर अभी जो है 14 वर्ष से कम यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने का पूर्ण यानी कि यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया यानी पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो लगाया गया दोस्तों 2016 के बाद में यानी कि 2016 में एक संशोधन यहाँ पर हुआ और इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध यहाँ पर सरकार के द्वारा लगा दिया गया। इसके बाद बाल श्रम उन्मूलन दिवस से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों और जो कि इससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ये मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को जो कि आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रावधान है दोस्तों 3 वर्ष का, ठीक है? कितना है?
3 वर्ष का, ठीक है? सो ये भी 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई बच्चे को कोई ऐसा बच्चा है जो 14 वर्ष से कम उम्र का है और यदि आप उसे काम करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में जो है आपके ऊपर में बाल श्रम निषेध अधिनियम के द्वारा धारा लागू हो जाएगा और आपको लगभग 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों अनाथ बच्चे, क्योंकि आज के डेट में अनाथ बच्चों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि अनाथ बच्चों का आप किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ कौन-सी है? तो वो है दोस्तों बाल स्वाभिमान योजना और ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आज कल के डेट पे आपसे पूछा जा सकता है और कल के डेट पे नहीं कहूँगा बल्कि मैं जब यानी कि आगे आने वाले डेट में एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि जुवेनियल जस्टिस एक्ट, ये इसके बारे में बताना दोस्तों कि इसके तहत जो है अनाथ बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास होती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है राज्य सरकार के पास में, ठीक है? सो जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत जो बच्चों यानी कि अनाथ जो बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, इनकी ज़िम्मेदारी जो होती है भारत सरकार के पास में होती है, सॉरी भारत सरकार नहीं कह सकते हम, राज्य सरकार के पास में होती है, ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ करके लाया है, लेकिन यदि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखते दोस्तों आप, तो कहीं क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार-बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनाथ जो बच्चों को जो है गोद लेने की प्रक्रिया को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों केंद्र दत्त जो है केंद्र दत्तक ग्रहण यानी कि संसाधन यानी कि सॉरी संसाधन अधिकार के तहत जिसे कहा जाता है CARA, जो कि कभी-कभी आपसे ये पूरा नाम ना देके CARA दे सकता है। सो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आज के डेट पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखा है अनाथ बच्चों से भी, ठीक है? तो ये यदि हम देखें दोस्तों यदि कोई अनाथ यानी कि अनाथ बच्चा है और उसको गोद लेना है तो उस इस प्रक्रिया के लिए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है CARA के द्वारा यानी कि केंद्रीय दत्तक ग्रह संसाधन प्राधिकरण के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए कौन-सी योजना विशेष रूप से लागू की गई है? तो वो की गई है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपसे पूछा गया है कि बाल संरक्षण नीति में अनाथ बच्चों के लिए कौन-सी सुविधा दी जाती है? ये भी क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना? तो बाल संरक्षण नीति अनाथ बच्चों के लिए कौन-सी सुविधा दी जाती है दोस्तों? तो वो दी जाती है चिकित्सा के क्षेत्र में ये चिकित्सा हो या फिर शिक्षा हो या फिर पुनर्वास हो, है ना? सो इस प्रकार की सभी सुविधाएँ जो है अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के क्वेश्चनों का आंसर आपने बहुत ही अच्छा से दिया होगा और ये वो क्लास है जो कि आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन जो है तैयार करके देगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। सो ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों और इस क्लास को बनाने में मुझे थोड़ा-सा समय लगा पर नेक्स्ट अगले आने वाली डेट में कहीं न कहीं इस प्रकार के क्लासेस हैं वो मैं बहुत ही जल्द और समय पर आपके लिए अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों और पर आप एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को आप एक बार हो सके तो अच्छा से रिवीज़न करके चले जाइएगा दोस्तों और हो सकता है कि मैं इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ हर एक वीडियो का लिंक सॉरी वीडियो का लिंक नहीं बल्कि पीडीएफ का लिंक फिर भी मैं इसी वीडियो में लगा दूँगा ताकि आपको वहाँ भी जाने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका समय बचे और उस समय का आप सही उपयोग कर पाएँ। सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में और ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा जो कि आपके हेल्प के लिए ये क्लास बनाया गया था। सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में तब तक जय हिंद।